बॉलीवुड में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत मशहूर है। यह एक अलग बात है कि आज हमारे बीच लक्ष्मीकांत जी नहीं है, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का जो संगीत है वो आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। लक्ष्मीकांत जोड़ीलाल के ही दूसरे सदस्य प्यारेलाल जी का 3 सितंबर को जन्मदिन था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर इस जोड़ी के संगीत को लेकर के चर्चा की जाए। और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ जयपुर से आए हुए मेहमान हैं डॉक्टर कुमार गणेश। अंग ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी के रूप में उनकी बहुत बड़ी पहचान है, पर संगीत जगत में भी उनकी दखलंदाजी कम नहीं है। संगीत की भी उन्हें बहुत अच्छी समझ है और अंदर तक संगीत की समझ रखते हैं वो। आज हम उनसे जानते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को लेकर के उनकी क्या समझ रही है और क्या सोचते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। कुमार साहब, बताएं कि संगीत की जो आपकी समझ है उसके अनुसार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत कहाँ ठहरता है? देखिए, जहां तक हिंदी सिनेमा के संगीत की बात करूं तो मेरी समझ पकड़ने के बाद से हमेशा से एक धारणा रही है कि हिंदी सिनेमा के संगीत की मुख्य धारा का जो चेहरा है, स्वरूप है, वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। यानी अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि हिंदी सिने संगीत का प्रतिनिधि स्वरूप वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और अगर किसी को ये करना हो कि भाई मुझे हिंदी सिनेमा में बतौर संगीतकार सफल होना है, बड़ा बनना है, तो उसे चाहिए कि वो लक्ष्मी प्यारे के संगीत का अध्ययन करे। क्योंकि अगर एलपी का संगीत निकाल दिया जाए तो हिंदी सिने संगीत जो है वो अपूर्ण भी रह जाएगा और अधूरा भी रह जाएगा। आपने कहा कि एलपी के संगीत को निकाल दिया जाए तो अधूरा रह जाएगा जी, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके संगीत में ऐसी क्या खासियत लगती है? दूसरी चीज, एक चीज और है, कहा जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को आगे बढ़ाने में लता मंगेशकर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये सब जो चर्चाएं हैं उनको लेके आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी दूसरी बात को पहले स्थान पर ले लेता हूं कि लता जी ने लक्ष्मी प्यारे को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। बात बिल्कुल सही है। 2 रूपों में इसे बांट लेना चाहिए। एक तो ये कि लता जी के घर पर उनके भाई बहनों समेत छोटे बच्चे, मतलब कच्ची किशोर अवस्था के बच्चों का समूह था। वो उसे संगीतकारों की मंडली कहना तो बहुत बड़ी शब्दावली हो जाएगी उस दौर के समय के लिहाज से, लेकिन फिर भी वे गाने बजाने वाले थे, कलाकार थे संगीत के। तो उसमें प्यारेलाल जी भी थे, लक्ष्मीकांत जी भी थे, इनके भाई गोरख जी भी थे, गणेश जो बाद में अपनी आंखों में बसा कर कोई जहार करूं, दिल में आता है कि जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, इतना बढ़िया संगीत दिया। तो वो ये लोग हुआ करते थे। तो ये जो ग्रुप था, एक समूह था, इस उम्र के कच्ची किशोरावस्था के बच्चे वहां आपस में कार्यक्रम भी कर लेते थे और वो लता जी का प्रोत्साहन था, क्योंकि लता जी के घर में ही ऐसा होता था। तो ये तो उस उम्र में प्रोत्साहन हुआ। लेकिन उसके बाद में जब मैंडोलिन बजाने लगे संगीतकार के यहाँ प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत जी, और वायलिन बजाने लगे प्यारेलाल जी, और वो उम्र थी कि जब प्यारे भाई को तो उठाकर, क्योंकि हाफ पैंट में होते थे, उठाकर वो जो वादकों वाली कुर्सी उस पर बिठाते थे। उस दरमियान में लता जी ने देखा कि देखिए, संगीतकार बनने के लिए 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक तो आपकी कंपोजिशन, धुन की समझ होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी आप बना देंगे और कुछ भी चल जाएगा। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, तब तक इन्होंने तय भी नहीं किया था कि हम जोड़ी बनाकर संगीत देंगे, ऐसा भी नहीं था। प्यारेलाल जी के पिताजी राम प्रसाद शर्मा जी से बहुत लोगों ने सीखा, जैसे हुस्नलाल भगत राम जी के यहाँ भी बहुत लोगों ने ट्रेनिंग ली। तो तब तक ये तय नहीं था कि म्यूजिक देंगे, और ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि जोड़ी बना कर देंगे। तो लता जी संगीतकारों से सिफारिश करती थी, और उन्हें, यानी कि प्यारे भाई और लक्ष्मीकांत जी को जो बजाने को अवसर मिले बड़े बड़े संगीतकारों के, वो भी लता जी की सिफारिश। लेकिन ये सिफारिश वो नहीं है
कि जो नेपोटिज्म में होती है या जो अयोग्य लोगों को आगे बढ़ा दे, वो वाली नहीं थी, लेकिन उनकी अनुशंसा सिफारिश पर बजाने को मिला। और उसके बाद में लता जी ने जब लक्ष्मी प्यारे जोड़ी बनाकर आ गए मैदान में, तो फिर वहां से भी उन्होंने लता जी ने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बैनर हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनसे उनका जिक्र किया कि अच्छा संगीत देते हैं। इस तरीके से लता जी का प्रोत्साहन तो हमेशा रहा है। और आप देखिए ना कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक में, उनके संगीत में लता जी ने भी तो अपने जीवन के, अपने गायन करियर के क्या अप्रतिम ऊंचाइयां छुई है। आप एक गाना बताता हूं, आप वो लीजिए। देखिए, मैं ये जब कहता हूं तो मैं बर्मन दादा को, मैं शंकर जयकिशन जी को, इन लोगों की ऊंचाइयों वाले संगीत को मैं कहीं कमतर नहीं आंक रहा लता जी के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन आप एक गाना पकड़िए और उस गाने के मुकाबिल एक गाना आउटडोर का दूसरा बता के दिखाइए, और वो फिल्म है नागिन का, राजकुमार कोहली वाली, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। इस गाने को मैं समझता हूं, मैं भटक नहीं रहा हूं विषय से, लेकिन मैं समझता हूं रीना राय इस गाने में जितनी सुंदर लगी हैं, उनके मुकाबिल शायद ही कोई हीरोइन लग पाती है। ये उनके जीवन की सर्वोत्कृष्ट फिल्म थी। तो ये गाना, इस गाने को एक ढंग के साउंड सिस्टम में शांति से सुनिए, आपको पता चलेगा कि लक्ष्मी प्यारे का संगीत जो है वो हिंदी सिनेमा का प्रतिनिधि संगीत क्यों है। तो लता जी ने भी, ये ठीक है, लता जी ने उनकी सिफारिश की निर्माताओं, निर्देशकों से, लेकिन लता जी ने भी तो इन्हीं के संगीत निर्देशन में अपने जीवन की विविधता पूर्वक ऊंचाइयां छुई। तो ये तो आपकी दूसरी बात का हिस्सा हो गया। पहली बात जो, पहला प्रश्न जो था, एक कहने में कही जाती है बात कि शंकर जयकिशन की भी शुरू की फिल्म, मतलब आप बरसात भी उसमें शामिल कर सकते हैं, आह भी शामिल कर सकते हैं। आह ज्यादा चली नहीं थी, लेकिन म्यूजिक उसका भी अच्छा था, राजा की आएगी बारात वगैरह, ठीक है। वो दो फिल्में छोड़ दें तो शंकर जयकिशन के पहले जो संगीत दिया जाता था ना, वो लघु कथा होता था। उसको मैं प्रतीकात्मक भाषा में कहूँ, लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी, ऐसा संगीत होता था। चुनिंदा साजिदे होते थे, धुन आती थी, और गायन के साथ में वायलिन या फिर सारंगी या फिर हारमोनियम बजता था गायक के स्वर के साथ, जैसे शास्त्रीय संगीत में होता है। उसके बाद क्या, नौशाद साहब ये जो लोग आए, और रतन अनमोल घड़ी नहीं, उसके बाद के नौशाद, मैं 50 के दशक वाले नौशाद की बात कर रहा हूँ, 40 के उत्तरार्ध वाले की बात नहीं कर रहा। वो जो नौशाद है, उन्होंने फिर उसको, नौशाद साहब आए, और भी थे यहाँ, थोड़ा आगे जाकर ओपी नैयर आए, लेकिन इन लोगों ने उस लघु कथा के संगीत को कथा का रूप दे दिया। अब हिंदी सिनेमा का संगीत कथा का संगीत था। शंकर जयकिशन, ये वो बड़ा पहला पड़ाव था जब हिंदी सिनेमा ने जाना कि जवानी क्या होती है, नौजवानी क्या होती है। तो उन्होंने क्या किया, इसे लघु उपन्यास का रूप दिया। मैं शब्दों को बहुत पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, लघु उपन्यास। आप शंकर जयकिशन के यहाँ देखेंगे तो गायन के समानांतर आपको वायलिन समूहों में सुनाई देगा। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा लगेगा कि आप यहाँ गायन का स्वर सुन रहे हैं, बहुत दूर कहीं समूह में समानांतर वायलिन बज रहा है। और फिर जो इतने साजिंदे, इतने आपके ताल वृंदीय वाले ऑर्केस्ट्राइजेशन, इतना व्यापक और बड़ा, और बाकायदा इतना भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा का सेटअप। तो इन्होंने क्या किया, उस कथा को, नौशाद की, बर्मन दादा की इस कथा को बना दिया लघु उपन्यास। लेकिन हिंदी सिनेमा ने जो जवाल पारसमणि से देखा, सब पारसमणि में देखिए, ये भूल जाइए कि बैनर छोटा था या बड़ा था, सेटअप छोटा था या बड़ा था, लेकिन पारसमणि में ओई माँ ये क्या हो गया। अच्छा, उसके अलावा आप ये भी देखिए, मैं रोशन तुम्ही से दुनिया उसकी बात नहीं कर रहा, वहाँ सितार की बात अलग है। लेकिन एक और है ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आप इसके ऑर्केस्ट्रा पर ध्यान दीजिए। इसमें पूरी तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं आए, लेकिन उन्होंने आभास दे दिया कि आने वाला समय। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब मिलन से छाते हैं, देखिए मिलन के पैरेलल तीसरी मंजिल आर डी बर्मन की थी, वो जैज वगैरह वो अलग था,
वहां भी ऑर्केस्ट्रा भारी था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यहाँ से मिलन से जो मिलन करवाते, इन्होंने हिंदी सिनेमा के संगीत को उपन्यास ही नहीं बल्कि दीर्घ वृहद उपन्यास बना दिया। ऑर्केस्ट्रा शंकर जयकिशन से भी ज्यादा भारी भरकम। बात सिर्फ भारी भरकम होने की नहीं है, ऑर्केस्ट्रा में बजने वाले एक एक साज का उपयोग। और एक बात और है, शंकर जयकिशन के यहाँ वो दिखता था साफ कि ये गाना शंकर जी ने कंपोज किया होगा विद ऑर्केस्ट्रा और ये जयकिशन जी ने किया होगा, बिल्कुल पता चलता है। वहां अगर आपको शास्त्रीयता का पुट लिए, देसी पुट लिए गाना मिलता है तो वो आप म्यूजिक पीस सुनकर बता सकते हैं कि ये शंकर जी ने कंपोज किया है। और अगर ऑर्केस्ट्रा वहाँ पश्चिम ढंग का है और धुन वैसी है तो आप सुनकर कह सकते हैं, पीस सुन लीजिए, गाना मत सुनिए कि ये जयकिशन जी का है। लेकिन आप ये देखिए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ पर जो भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा है उसमें आपको ये विभाजन नहीं मिलेगा। वे अगर मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं। अब यहाँ जो जंपिंग जैक जितेंद्र को सबसे बड़ी सफलता फर्ज फिल्म में मिली थी, रवि नागाइच की फिल्म से, आप जब ये बात करते हैं तो उसी फिल्म में आप एक और ट्रैक सुनते हैं, बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए। अब इन दोनों को अंतर समझ, भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा वहां भी ये व्यर्थ नहीं लगता। तो शंकर जयकिशन से 2 कदम आगे का संगीत, बल्कि मैं ये कहूं, जैसे मैंने कहा कि शंकर जयकिशन का संगीत तो लघु उपन्यास या उपन्यास था, इनका संगीत है वो बृहद उपन्यास, दीर्घ उपन्यास। तो इन्होंने बताया कि हिंदी सिनेमा में आपके गाने के बोल तो बोलते हैं, लेकिन गाने के बोल के अलावा जो संगीत के पीस है वो भी उस गाने की आत्मकथा जो होती है, उस गाने की जो जीवनी है उसके साथ न्याय करते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि और दूसरे संगीतकारों ने, लेकिन आप चलिए ज्यादा दूर में जाए, शंकर जयकिशन की बात करें। शंकर जयकिशन साहब का जो गाना है, खासकर जो शम्मी कपूर, विश्वजीत, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, ये इन लोगों के ट्रैक के जो गाने, आप उन गानों को देखिए, उन गानों में खास तरह की बात मिलेगी। हसरत जयपुरी का गाना मिलेगा, संगीत शंकर जयकिशन का मिलेगा, 2 पंक्तियां चलेगी, कट हो गया, अंतरा उसी में हो गया, वापस स्थाई आ गया, दोनों पंक्तियां अलग अलग है। कहीं कहीं जाकर तीसरी पंक्ति टच करती है, बस वो वहीं पे हो गया, यानी वो जो अंतरे का ट्रैक है वो बिल्कुल अलग चलता है और वो खत्म हो गया, फिर आ गया, फिर अंतरा आ गया। और बीच का जो संगीत है वो अच्छे पीस होते थे, लेकिन वो उस गाने और उस गाने की थीम के साथ में उतना टच नहीं करते थे। ये बात इल्जाम नहीं है शंकर जयकिशन पर, ये उनका स्टाइल था भाई। लेकिन इसको थोड़ा सा एलपी के यहाँ आइए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ पर जब मैं कहता हूँ भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा, तो वो तो एक व्यापक बृहद स्वरूप होता है, लेकिन इनके यहाँ आपको जो एक एक पीस बजता है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ऑर्केस्ट्रा भारी करना है, वो इसलिए कि उस पीस का पिछले बोलों और अगले बोलों के बीच में आप चाहें ना तो कनेक्शन देख सकते हैं। कैसे, एक उदाहरण आपको देता हूं। शोर फिल्म में गाना है, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी से लिखवाया। आप देखिए मनोज कुमार कहां कहां से गीतकार, वर्मा मलिक लाए, प्रेम धवन लाए, और एक गाने के लिए राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी को लाए। इस फिल्म में जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो बाजा, जहां जो साज, जो इंस्ट्रूमेंट जहां बज रहा है वहां वो रोल अदा कर रहा है कि अगला साज जब कंटिन्यूटी बजेगा तो उस गाने की जो अगले बोल है उनकी थीम कहां जाकर छुएगी, टच करेगी। और आप पिक्चराइजेशन में खैर मनोज कुमार बेताज बादशाह थे साहब। गानों के पिक्चराइजेशन में राज कपूर, मनोज कुमार, विजय आनंद, राज घोषला, ये लोग बहुत बड़ी चीज हुआ करते थे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अच्छा लक्ष्मीकांत जी ने, प्यारे भाई ने किसी एक साक्षात्कार में भी कहा, इनसे कहते थे कि भाई आप जो है इतना भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा क्यों रखते थे, तो उन्होंने कई कारण गिनाए। फिर उन्होंने एक और रोचक कारण गिनाया, शायद प्यारेलाल जी की बात है। उन्होंने कहा कि देखिए इंडस्ट्री चलती है साजिंदों के दम पर, और साजिंदों के घर चलते हैं इंडस्ट्री के दम पर। हम चाहते हैं अधिक से अधिक घरों में चूल्हा जले, क्योंकि हमने बतौर साजिंदा वो दिन देखे हैं। तो इसीलिए क्या करते, अब आप देखें ना, लगभग 400 के आसपास साजिंदे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के शीर्षक गाने में।
और थोड़े यहाँ बिठाए कमरे में, थोड़े वहाँ हॉल में, थोड़े वहाँ, थोड़े गैलरी में बिठाए, थोड़े बालकनी में बिठाए, ऐसे बिठाए गए थे माइक लगा के। बल्कि उसमें तो ये और था कि लता जी गा रही थी जिस रूम में, वहां भी साजिंदे बैठे थे और वहां की जिम्मेदारी लता जी को दी थी। ऑर्केस्ट्रा जो कंट्रोल होता है ना, जिसमें वो इशारे किए जाते हैं, तो उस संयोजन की जिम्मेदारी तक लता जी को दी थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि प्रतिनिधि संगीत है हिंदी सिनेमा का, तो उसके पीछे कई कारण हैं और सबसे बड़े कारण ये 2-4 हैं। इस कारण से मैं समझता हूँ कि मुख्य धारा का सिनेमा और उसकी मुख्य धारा का संगीत अगर देखना है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही है, तीनों स्तर पर। धुन में जो आपको विविधता, जो वैरायटी मिलेगी, आप ज्यादा दूर मत जाइए कि एक फिल्म से दूसरी फिल्म को कंपेयर मत कीजिए। कोई भी एक एल्बम उठा लीजिए, एक ही फिल्म उठा लीजिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा। आप, मैं ज्यादा दूर नहीं लेना चाहता, 36 साल पीछे भी ले जाऊं तो तेजाब में एक तरफ आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसकी रिदम के बारे में, ताल के बारे में लच्छू महाराज ने कहा था। कितने बड़े नर्तक थे लच्छू महाराज। लच्छू महाराज ने कहा था, यार क्या गजब की ताल दी है भाई, जी करता है थिरकने लगे। ठीक है, वो बोल क्या थे, विवाद हुआ कि ये क्या साधारण बोल है, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। लच्छू महाराज ने रिदम। तो अब उसी फिल्म में आप एक और गाना देखिए, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई ये सारी मंजिल। याद आया ना, शब्बीर कुमार और नितिन मुकेश की मुख्य आवाज थी और बीच में एक सुर शायद अनुराधा पौडवाल का था। अब ये गाना है ना, अब इसमें आप देखिए क्या है, एक ही एल्बम में ये ट्रैक और एक एक साज यहाँ पर खुलता है, खुलकर निखरता है, दबा हुआ नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भारी म्यूजिक पीस बनाना है, वो जो आप देख रहे हैं पर्दे पर, लक्ष्मी प्यारे ने हिंदी सिनेमा को सिखाया, संगीत को सिखाया कि किस तरीके से, जैसे एक लेखक की स्क्रीन प्ले बोलता है, उसके डायलॉग बोलते हैं, गीतकार के शब्द बोलते हैं, उस तरीके से संगीतकार का एक एक साज बोलता है, ये बताया। इसलिए मैं कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी अपनी उसके साथ कहता हूं कि हिंदी सिनेमा का प्रतिनिधि संगीत जो है वो लक्ष्मी प्यारे का संगीत है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि डुओ जहां जहां भी आए, सबसे पहले डुओ थे हुस्नलाल भगतराम। आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अगर जोड़ी की बात करना चाहते हैं, थोड़ा आप दूसरी जोड़ियों के बारे में भी बात करेंगे, हम लोग करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ये रेलवे ट्रैक जा रहा है, इस पर आरओबी बनाना है, रेलवे ओवर ब्रिज बनाना है, मान लिया, ठीक है, तो इतना ही थोड़ी बनेगा ना, उसके इधर भी स्लोप होगा और इधर भी स्लोप होगा। उस स्लोप के बिना क्या आप इसको पार कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को समझने के लिए दोनों स्लोप जो है वो समझने जरूरी है। स्लोप क्या है? हुस्नलाल भगतराम एक ऐसा मामला था कि जिसमें ये विभाजन नहीं था कि भाई आप ऑर्केस्ट्रा देखेंगे और मैं धुन देखूंगा। वहां दोनों भाई मिलकर काम करते थे, तो वो दोनों ही, क्योंकि उनके साथ में ऐसे दूसरे लोग थे कि जिन्हें वे ये बताते थे कि देखो मुझे ये इंटरल्यूड है, ये प्रील्यूड है, पोस्टल्यूड है, तो इस स्थान पर मुझे ऐसा ऐसा म्यूजिक चाहिए। अब वो जो सहायक थे उनके, तो ऑर्केस्ट्रा अरेंजर वो पीस बना लेते थे। तो आपको बड़ी बहन वगैरह में हुस्नलाल भगतराम के यहाँ पर भारी भरकम म्यूजिक पीस नहीं मिलेंगे। अब इसी तरीके से आप दूसरे डुओ की बात करेंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिनके सहायक थे कल्याण जी, आनंद जी, तो आपको वहां क्या मिलेगा? कल्याण जी भाई क्या करते थे? धुनें बनाने में उनकी मास्टरी थी, और ऑर्केस्ट्राइजेशन जो है उसमें आनंद जी भाई की मास्टरी। आनंद जी प्रभु कृपा से और स्वस्थ रहे, अभी विद्यमान है, लेकिन इनके यहाँ पर जाकर बाद में जो है नोटेशन डिपार्टमेंट संभाला वो बाबला ने संभाला, जो कल्याण जी के सुपुत्र। अब और अगर आप डुओ की बात करेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा शर्मा जी वर्मा जी नाम से खयाम साहब ने दिया, लेकिन उनके यहाँ भी विभाजन नहीं था। अब आते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर। सोनी कोमी बाद की बात है, इसलिए मैं अभी सोनी कोमी को नहीं लूंगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्यारेलाल जी ने धुनें नहीं बनाई, लेकिन ये बात सही है कि मोटे तौर पर कार्य विभाजन था। मोटे तौर पर कार्य विभाजन ये था कि प्यारेलाल जी धुन बनाते,
क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मीकांत जी धुन बनाते। अच्छा, एक और है, लक्ष्मीकांत जी की खास बात ये रहती थी कि वो पान मुंह में दबाए रहते थे हमेशा। मतलब ऐसा प्यारे भाई कहते हैं कि लक्ष्मी भाई जब तक जागते थे, मतलब सो नहीं रहे हैं या कोई और व्यवस्था नहीं है, तो पान तो उनके, और काम के समय तो मुंह में। तो लक्ष्मीकांत जी धुनें बनाते थे, और वो धुनों का जो ऑर्केस्ट्राइजेशन है वो सारा डिपार्टमेंट संभालते थे प्यारे भाई। और प्यारे लाल जी जो है, फिर उनकी टीम में उनके भाई गोरख भी थे, है ना, उनके भाई गणेश भी थे, ये लोग आगे नोटेशन में। क्योंकि एक और है, हिंदुस्तान की सबसे पहली परिपक्व जोड़ी है कि जिसमें बाकायदा म्यूजिक नोटेशन, मैंने परिपक्व जोड़ी कहा है, म्यूजिक नोटेशन की जो वेस्टर्न प्रक्रिया है, पाश्चात्य प्रक्रिया, वो अपनाई जाती थी। उससे पहले कुछ लोगों ने इस चीज को अपनाया, लेकिन वो अपने जो नोटेशन लेने वाले थे उनके भरोसे रहते थे, वो खुद इतने जानकार इसके नहीं थे। लेकिन प्यारे लाल जी जो है वे बाकायदा खुद उस बात के जानकार थे। ये दोनों में अंतर है। एक तो असिस्टेंट जो है नोटेशन लेने वाला, वो जानकार है, आपने बता दिया। एक होता है आप खुद उसे बताए कि देखो ऐसे 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 ये करना है, तो ये मामला। लेकिन ऐसा भी, हाँ ये बात तो है कि विवाद नहीं हुआ, इन दोनों में कभी भी कार्य क्षेत्र को लेकर विवाद नहीं हुआ कि इसने उसके कार्य में दखल। देखिए, दखल शब्द दूसरी बात है और सुझाव एक और बात है। मैं यहाँ इस पर आना चाहूंगा कि 1966 में एक फिल्म आई, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, और इस फिल्म में दो तीन बड़ी गजब की बात है। एक तो पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ किशोर कुमार आए, मेरे महबूब कयामत होगी, है ना, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, 2 बार ये गाना। छोटे बजट की फिल्म थी लेकिन म्यूजिक बहुत हिट था। दूसरा, आनंद बख्शी पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ इसी फिल्म में आया, और उसके बाद तो वो जैसे चमड़ी और मांस का संबंध है वो बन गया था उनके बीच में। अब मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पूरे करियर में अब कुछ फिल्में गिनिए। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मेरे हमदम मेरे दोस्त, शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र की फिल्म। उसके अलावा उत्सव और सुर संगम, ये 4 फिल्में देखिए। ये 4 फिल्मों में दोनों ने संगीत नहीं दिया, और अगर मुझे सही सही याद है, हालांकि इन 4 फिल्मों में 2 में लक्ष्मी जी ने संगीत दिया था, 2 में प्यारे जी ने संगीत दिया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की कि कौन कौन सी में किस किस ने दिया। तो जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और मेरे हमदम मेरे दोस्त, इन 2 फिल्मों में संगीत दिया था, ये दिया था लक्ष्मीकांत जी ने, और उत्सव और सुर संगम में प्यारे भाई ने दिया, ऐसा बताते हैं। पर इतना तय है कि इन 4 में 2 में एक ने दिया, 2 में एक ने दिया। अब ऐसा क्यों? ये बात भी सही है कि एक दौर आया, एक समय ऐसा आया कि जब लगा ये जोड़ी टूट जाएगी। कुछ बातें हुई होंगी या एक आध बात हुई होगी, और ये बात भी सही है। या फिर लता जी का जो वीटो कार्ड चला, लता जी ने बताते हैं कि ज्यादा नहीं, छुटपुट कुछ हुआ था, लेकिन जोड़ी टूटने की नौबत आ गई। तो लता जी ने फिर दोनों को बिठा कर कहा, क्योंकि लता जी के जब पसंदीदा 10 फिल्म संगीतकारों का नाम आता है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो नंबर है वो बहुत ऊपर में आता है। तो वो जोड़ी वहां टूटी नहीं, लेकिन ये अवश्य हुआ। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि लड़ाई के कारण, अरे 66 में तो फिल्म आ गई थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, 63 में इन्होंने पारसमणि से सफर शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि 3 साल में लड़ लिए। लेकिन वो इसीलिए था कि कभी कभी आदमी को अपना अभ्यास चेक करते रहना चाहिए। तो ये देखना चाहते थे कि क्या हम अकेले म्यूजिक दे सकते हैं। ये नहीं कि हम अकेले देना है और हम तोड़नी जोड़ी, लेकिन दे सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा ऑर्केस्ट्राइजेशन करते करते मेरी धारी कुंद हो गई, या लक्ष्मीकांत जी सोचता है कि सिर्फ धुनें बनाते बनाते मैं कहीं ऑर्केस्ट्रा सेक्शन भूल तो नहीं गया हूं। तो एक होता है ना आत्म परीक्षण, तो आत्म परीक्षण के नाते इन्होंने किया। तो ये बात सही है कि प्यारे लाल जी एशिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा कंपोजर हैं, आज भी एशिया के सबसे बड़े। एक बात, दूसरी बात, लक्ष्मीकांत जी के गुजरने के बाद भी ये विदेश जाते, अमेरिका और हॉलीवुड, और वहाँ जाते और सिम्फनियाँ बनाते और वहाँ पेश करते। और आज भी शायद
पूरे एशिया में और शायद पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर प्यारेलाल जी की सिम्फनियाँ जो है वो मानी जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदी सिनेमा में इतना विराट व्यक्तित्व की सिम्फनियाँ भी दुनिया भर में ये स्थान रखती हैं, दूसरा कोई व्यक्तित्व न हुआ और न है और होगा, ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी विराट शिक्षा और इतनी विराट संस्कारों वाली बात अगर किसी के म्यूजिक में होगी। देखिए सिर्फ सिम्फनियाँ रचने वाले बहुत हैं, A.R. रहमान भी जाते सिम्फनियाँ रचाते, लेकिन हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा का प्रतिनिधि व्यक्ति और उसका संगीत और फिर ये स्तर, तो प्यारेलाल जी एशिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा कंपोजर हैं। कहा जाता है कि लता मंगेशकर और एलपी के जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं संगीत को एक दूसरे की जो समझ थी उसके कारण थी। एक बार मौका ये भी आया कि राज कपूर से लता मंगेशकर की झगड़े हुए थे रॉयल्टी को लेकर के जी, और इसी कारण उन्होंने मेरा नाम जोकर में लता मंगेशकर नहीं गाया था जी। और ये बात राज कपूर ने एक बार कही कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरा नाम जोकर में मैं चाहता था कि लता जी गाएं और लता जी ने नहीं गाया। पर जब सत्यम सीएम सुंदरम का मामला आया तो उन्होंने लता से गवाने के लिए जानबूझकर एलपी को संगीत सौंपा जिससे कि लता जी आ जाएंगी गाने के लिए, और एलपी के संगीत था और एलपी के गाने पर लता ने कुछ भी नहीं कहा, गाना गाया था, जबकि रॉयल्टी का मसला तब भी कायम था। असल में ये पूरा प्रकरण थोड़ा दूसरी तरह से है। गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी संगम फिल्म के, और संगम फिल्म में एक मियाँ बीवी की चूहलबाजी का गाना है, आपसी छेड़खानी का गाना है, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। ये वैजयंती माला जी और राज कपूर साहब पर फिल्माया जाना था, पति पत्नी होने के नाते। इस गाने में कुछ बोल ऐसे थे कि लता जी ने कहा कि ये गाना अश्लील है, मैं नहीं गाऊंगी। उस दरमियान हुआ क्या कि शारदा शंकर के जीवन में आ चुकी थी, तितली उड़ी उड़ के चली, सूरज फिल्म की तरह। तो उनका एक झुकाव ये भी था कि साहब मैं अब जो है लता की जगह शारदा को प्रमोट करूं, कहीं न कहीं मन में ये भी था। और इधर जो ये प्रकरण आया तो लता जी ने कहा मैं ये गाना नहीं गाऊंगी। राज कपूर ने कहा भाई सिचुएशनल सॉन्ग है, लता क्या दिक्कत है, बोले नहीं इसमें अश्लीलता है। तो मामला थोड़ा अड़ गया था, तो शंकर को भी मौका मिला आग में घी डालने का, शारदा को प्रोत्साहित करने का। तो खैर फिर राज कपूर के मनाने से लता जी मान तो गई, गा दिया गाना, लेकिन फिर ये हो गया कि अब मैं आपके यहाँ शंकर जयकिशन और खासकर शंकर के होते हुए नहीं गाऊंगी। कारण दोनों ही हो गए थे ना। लता जी ये भी समझ गई थी कि ये शारदा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं मेरी जगह, तो लता जी ने वो एक तरह से तय कर लिया। और रॉयल्टी वाली बात हुई थी, रॉयल्टी वाली बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि देखिए भाई हम यहाँ गानों पर रॉयल्टी लेना चाहते हैं। ये रफी साहब से भी इस बात को लेकर लता जी का थोड़ा सा मन मुटाव का मामला हुआ। तो राज कपूर ने कहा कि मैं यहाँ उनके जो सही सही शब्द मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, उन्होंने लता जी से कहा कि लता मैं यहाँ फिल्में बनाने आया हूँ, पैसे कमाने आया हूँ, सब्जी बेचने नहीं आया, ऐसा कुछ कहा था। तो वो बात तो थी, लेकिन उससे बड़ी बात उनको वो चुभ गई कि जो मैं गाना नहीं चाहती। हालांकि बाद में तो देखिए बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, घूम जा घूम गई, झूम जा झूम गई, ये भी उन्होंने गाया देवानंद की फिल्म के लिए, तो बिल्कुल थर्ड क्लास गाना था। लेकिन उस वक्त और उससे बड़ी बात क्या थी, वो शंकर वाली खुन्नस थी कि शंकर शारदा को मेरी जगह लाना चाहते हैं और वो भड़का रहे राज कपूर को। तो नतीजे में मेरा नाम जोकर में गाया नहीं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मेरा नाम जोकर में लता जी थी नहीं, इसलिए फिल्म पिट गई। पिटने के नाम पर राज कपूर की एक ही फिल्म पिटी, आरके प्रोडक्शन की, आरके फिल्म्स की, वो ये पिटी थी। और जबकि राज कपूर कहते थे यश चोपड़ा की तरह कि मेरी फिल्मों में तो लता गाएगी। यश चोपड़ा कहते थे ना दीदी नहीं गाएंगी तो मैं फिल्में नहीं बनाऊंगा, और यही हुआ। इधर इन्होंने गाना छोड़ा, उधर उन्होंने दुनिया छोड़ दी। मतलब सोचिए, तो राज कपूर जो ये कहते थे लता के बिना मेरी फिल्में नहीं हो सकती, अब सोचिए उनकी इतनी बड़ी, उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म में लता जी का एक भी गाना नहीं, फिल्म पूरी तरह पिटी। कितनी पिटी आप सब जानते हैं। कट्टू एक पार्टी में मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, राज खोसला की पार्टी थी शायद, तो उसमें राज कपूर साहब मिलते हैं और वो पीने पिलाने का दौर होता है, और उसमें फिर वो बैठे होते हैं। तो प्यारेलाल जी वहां हैं, राज कपूर साहब बाकायदा बैठ गए घुटनों पर
और कहा कि मेरी फिल्मों का संगीत बूढ़ा हो गया, इसे जवान बना दो। बोले राज साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई मरा हाथी भी 1.25 लाख होता है, 1.25 लाख का होता है। ऊंट तो बैठ जाए तो भी गधों से ऊंचा होता है। तो राज कपूर थे। अरे ये क्या कर रहे हैं राज साहब? वो अचकचा गए लक्ष्मी प्यारेलाल जी। उठाया, उन्हें खड़ा किया, फिर वो कंधे पर हाथ रख के किनारे की तरफ चले गए। बोले अच्छा, राज कपूर जो है ना तस्वीर कहते थे, फिल्म या पिक्चर नहीं कहते। फिल्म तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। बोले मैं एक तस्वीर बना रहा हूँ और अब तुम्हें पता है मैं तो पिट गया, मेरी फिल्मों का संगीत बूढ़ा हो गया, उसे जवान कर दो यार, तुम लोग संगीत दो। तो बोले सोच के बताते हैं। उस पार्टी में लक्ष्मीकांत जी नहीं थे, सोच के बताते। वो घर आ गए और फिर लक्ष्मीकांत जी से बात की तो उन्होंने तय किया नहीं, हम संगीत नहीं देंगे। अब देखिए राज कपूर की फिल्म में और मना कर रहे हैं संगीत नहीं देंगे, तो उसका कारण जानकर आपको बड़ा अद्भुत लगेगा। अजीब नहीं, अद्भुत। थोड़े समय बाद मुकेश जी उनके घर पहुंचे, प्यारेलाल जी के, और कहा कि भाई वो राज साहब जो है वो इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। तो उन्होंने कहा देखिए हम इस फिल्म में संगीत नहीं देंगे, हम राज साहब के लिए म्यूजिक नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? राज कपूर का बैनर बहुत बड़ा है, लेकिन असल में वो बैनर शंकर जयकिशन जी का है, और शंकर जयकिशन जी को हम अपने आराध्य मानते हैं। और एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको, यहाँ शंकर जयकिशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहते मेरे लल्लू पंजू, एलपी, बड़े प्रेम से कहते थे भाई मेरे लल्लू पंजू। बोले इसीलिए देखिए शंकर जयकिशन जी का। तो मुकेश जी ने समझाया कि देखिए भाई शैलेंद्र का देहांत हो चुका है और इधर जयकिशन साहब उनका देहांत हो चुका है। अब शंकर जी और हसरत बचे हैं। अब हसरत की जोड़ी थी जयकिशन के साथ और शंकर जी की जोड़ी थी शैलेंद्र के साथ। अब उसका गीतकार टूट गया, उसका संगीतकार टूट गया, तो तुम नहीं करोगे तो आएगा तो कोई दूसरा नया संगीतकार ही। बोले पक्का? बोले हाँ, मुकेश जी ने खुद कहा। तो फिर तुम ही क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने कहा ठीक है अब कर लेंगे। तो संदेश भेजा, लेकिन बोले हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि लता जी गाएंगी फिल्मों में, क्योंकि लता जी ने कह दिया था ना, मतलब कि मैं नहीं गाऊंगी यार ये फिल्म से, राज कपूर के लिए नहीं। वो उन्हें अपमानित महसूस होना पड़ा शंकर के हाथों संगम के समय। तो और फिर उस कारण से लता जी ने मेरा नाम जोकर में, राज कपूर ने तो प्रस्ताव भिजवाया था, लता जी ने मना किया, तो लता जी ने तय कर लिया। बोले नहीं, पहली शर्त। अच्छा, दूसरी है कि वो राज कपूर साहब के तो गाने रिकॉर्ड होते थे, शंकर जयकिशन का मैं भूल रहा हूँ स्टूडियो का नाम, वहाँ रिकॉर्डिंग रूम उनका हर संगीतकार अपना अपना तय था, और इनका अपने घर के पास, प्यारेलाल जी घर के पास में था, शायद फेमस स्टूडियो था, कोई था कि जहाँ महबूब था कि फेमस था, तो वहाँ उनका रिकॉर्डिंग रूम। तो बोले दूसरी शर्त है कि हम अपने रिकॉर्डिंग रूम में गाने करेंगे अपने साजिंदों के साथ। बोले ठीक है। और तीसरी शर्त कुछ ऐसी थी, वो तीनों मान ली। तो राज कपूर ने फिर इन्हें बुलाया। अब बुलाया, फिर लता जी को फोन, बोले लता गाना है मेरी फिल्म के लिए, और इधर ये भी पहुंचे दीदी। तो लता जी बहुत खुश हुई। अब आप इस प्रकरण को यूं देखिए, राज कपूर जी भी लता जी के बिना रह नहीं सकते थे, उनकी आवाज के बिना उनकी फिल्में अधूरी थी। तेरा नाम जोकर ने ही सिद्ध कर दिया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अब आप यहाँ एक बात भूल रहे हैं, आपने लता जी का जिक्र कर लिया, रफी साहब को भूल गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रफी साहब का उतना ही गहरा कनेक्शन है जितना कि लता जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जब ये कहा बॉबी फिल्म के लिए बात हो रही थी, तो उसके पीछे कारण यही था। निजी संबंध तो थे ही, लेकिन वे जानते थे कि सरस्वती माता की साक्षात पुत्री है, तो इनकी आवाज तो कुछ और ही होती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कदरान कौन कौन थे, कदरदानों का वी शांताराम को देखिए, ठीक है, वी शांताराम जिनके यहाँ वसंत देसाई ने संगीत दिया, ए मालिक तेरे बंदे हम, सोचिए कौन। वी शांताराम जी के रामलाल जी ने 2 फिल्मों में संगीत दिया, सेहरा और गीत गाया पत्थरों ने। गीत गाया पत्थरों ने क्या संगीत है, तेरे ख्यालों में हम, ये गाना आज भी सुनते हैं तो लगता है कि और अंतरिक्ष में ले जाता है। और सेहरा पंख होते तो उड़ जाती रहे। अब आप देखिए वी शांताराम जी, 70 का दशक आता है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को याद करते हैं। कितनी गजब की बात है, मैं अजीब नहीं कहूंगा, अद्भुत बात है। और विश्वास करते, उनकी पत्नी संध्या फिल्म में हीरोइन थी,
तय की गई थी और एक फिल्म का ताना बाना बुना गया था, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। तो इस फिल्म में एक सिचुएशन आती है स्टेज सॉन्ग की, मंचीय गाने की। सामने दर्शक बैठे, इधर संध्या जी को गाना होता है। सिचुएशन ये थी कि इसमें नाग और मोर का लड़ाई वाला नृत्य है, या नृत्य वाली लड़ाई दिखानी है। और संध्या जी स्वाभाविक है, मुख्य भूमिका। वो जैसे नवरंग में आधा है चंद्रमा रात आदि, वो सी रामचंद्र वसंत देसाई वाले वी शांताराम आते हैं। अच्छा आप देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्यों मैं कहता हूं मुख्य धारा के संगीतकार है, प्रतिनिधि, उसका एक उदाहरण और देखिए। सिटिंग होती है मजरू सुल्तानपुरी गाने लिखने के लिए, एलपी साहब बैठे हैं, वी शांताराम जी हैं और संध्या जी हैं, और भी कुछ एक आध लोग होंगे, ये प्रमुख थे। वहां सिचुएशन समझाते हैं वी शांताराम मजरू और एलपी को, और वहां क्या होता है, संध्या जी पूरा गाना परफॉर्म करती हैं, नृत्य गोपी कृष्ण के साथ में उन्होंने कंपोज किया था गाना, और वो सामने दिखाया है नृत्य करके। मगर कमाल की बात क्या है, गाना तो लिखा ही नहीं गया था, गाने की धुन ही नहीं थी, गाने का संगीत ही नहीं था, सिचुएशन का डांस उन्होंने करके दिखाया। वी शांताराम जी ने कहा कि देखिए एलपी साहब, मजरू साहब, ये जो इन्होंने संध्या जी ने डांस किया है ना सिचुएशन के हिसाब से, इस डांस को देखकर मजरू साहब आप गाना लिखिए, और इस डांस को देखकर डांस के स्टेप के हिसाब से संगीत दीजिए। मैं आपको बताऊं कि 2 मिनट और 8 सेकंड का तो इसमें है प्रील्यूड, ठीक है, और 3 मिनट और 47 सेकंड का इसमें है पोस्टल्यूड, यानी कि बिल्कुल आखिरी संगीत जो सांप और उसकी मोर की लड़ाई शुरू में, यानी 5 मिनट और 55 सेकंड का तो सिर्फ इसमें प्रील्यूड और पोस्टल्यूड है, और इंटरल्यूड और गाने अलग है, और कुल मिलाकर 9 मिनट और 55 सेकंड का गाना है। अब आप इस गाने को पूरे को देखेंगे तो पता चलेगा कि लक्ष्मी प्यारे क्यों है। इतनी तो दुनिया भर के साज की इसमें एंट्री है, साज बजे हैं, अरबी साज बजा के हिंदुस्तानी शास्त्रीय भी, और फिर वो जो मोर और नाग की लड़ाई जो होती है उसके लिए जो म्यूजिक दिया है। जो सामने बैठे हैं उनके तो 2-4 ही शॉट आते हैं चेहरे के रिएक्शन के। अब ये जो है सोचिए कि सिर्फ सिचुएशन डांस देखकर गाना कंपोज करना, और उस गाने को भी कजरा लगा के बिंदिया सजा के आई रे आई मोहिलाई मिलन धुन पिया की, ये गाना आज भी अजरमर, और ये जादू कौन जगा सकता था। देखिए एक बात कही जाती है कि आशा भोसले वैरायटी वाली है, वेरिएशन बहुत उनके, लेकिन ये गाना जो लता जी ने साकार किया इस गाने को, और ये गाना बड़ा अद्भुत बना। तो अगर किसी को ये माप ना हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा गलत फहमी हो, अगर माप ना हो कि मैं बहुत अच्छा हिंदी सिनेमा का संगीतकार हूं, कस लीजिए इस एक गाने की कसौटी पर, पता चल जाएगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्या चीज है और दूसरे क्या चीज है। इसीलिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ पर जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, उन्हें इन सब साजों की इतनी समझ थी कि सिचुएशन के साथ में ये न्याय हमेशा करते थे। और एक बात और है, अगर फर्ज फिल्म में जितेंद्र के लिए रफी साहब वाला जंपिंग जैक का गाना भी लेते हैं, मुकेश जी का भी गाना है, ये भी देखिए। ऐसा नहीं सोचा कि अरे चेहरे पे हीरो के तो रफी साहब की आवाज है, उसी चेहरे के हीरो पे मुकेश जी की कैसे, नहीं, क्योंकि उन्होंने कंपोजिशन वो बनाई। तो इसीलिए हर संगीतकार अच्छा है, लेकिन प्रतिनिधि संगीतकार, और आपका जैसे कहना है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को आप इतना बड़ा और ऐसा क्यों मानते हैं, तो ये एक गाने का उदाहरण दिया। अब और आइए, बी.आर. चोपड़ा के यहाँ शुरुआती दौर में आप देख लीजिए कि एन दत्ता भी आई, ओपी नैयर ने दी थी, बड़ी प्यारी नया दौर जैसी फिल्म दी। बी.आर. चोपड़ा के बाद में तो नियमित संगीतकार कौन हो गए थे, रवि हो गए थे, लेकिन 1972 में एक फिल्म आई थी और वो थी दास्तान, दिलीप कुमार साहब की, बिंदु वगैरह थे। बी.आर. चोपड़ा ने अपने स्थापित संगीतकार रवि को छोड़कर एलपी को लिया। अब आप इससे ज्यादा और क्या समझ सकते हैं कि एलपी, और जब यश चोपड़ा ने भाई से अलग और अपना प्रोडक्शन, अपना बैनर अलग से शुरू किया, 73 में पहली फिल्म आई दाग, तो उसके संगीतकार कौन थे, एलपी ही थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस बात से पता चलता है कि इनका महत्व क्या था।
था, इसलिए कहना पड़ा है कि लक्ष्मीकांत जी के जाने के बाद में फिर होता है ना कि यार जब दोस्त ही चला गया तो एक अकेला आदमी कहीं न कहीं कुछ फर्क पड़ता है। तो इस कारण से मैं मानता हूं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हिंदी सिनेमा के प्रतिनिधि संगीतकार है। आमुख चेहरा, जैसे पासपोर्ट में फोटो लगता है चेहरे का, हाथ पांव का नहीं। पूरी बॉडी जरूरी है भाई, पूरा शरीर, लेकिन किसका फोटो लगता है? तो अगर हिंदी सिनेमा का कोई फोटो है तो एलपी है, बाकी सब शरीर के अन्य हिस्से। आपने बताया कि प्रेम रोग सॉरी बॉबी के लिए राज कपूर ने एलपी को मनवाया, मुकेश जी भी गए उनके पास गाने, और उसके बाद एलपी के कहने पे लता जी गाना गाने आ गई, इतनी सारी चीजें थी जी। पर प्रेम रोग के समय क्या हुआ कि दोनों को हमेशा के अलग हो गए? देखिए यहाँ आपका मंतव्य कि एलपी और राज कपूर साहब अलग हो गए। अब हालांकि बाद में कई ऐसे अवसर आए जब पूछा लक्ष्मीकांत जी से, प्यारेलाल जी से, तो लक्ष्मीकांत जी तो देखिए इन बातों पर ऐसी टिप्पणियां प्राय कर देते थे, लेकिन प्यारेलाल जी प्राय टिप्पणियां नहीं करते। और होता क्या है, बड़े लोग इसीलिए बड़े होते हैं कि उनके संस्कार बड़े होते हैं। एक अगर रचनात्मक मतभेद कहीं आ जाए, या मान लीजिए वो मतभेद मन में भद में भी बदल जाता है, मनभेद भी हो जाता है, तब भी ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये उसमें टिप्पणियों में ओछापन नहीं आने देते। मैं वो कारण बता रहा हूं आपको, और ये कारण जो है ना कहाँ है, मुझे ये कहां से पता चला, तो मैं आपको बताऊं कि दैनिक भास्कर में रविवार को रसरंग नाम के जो 4 पृष्ठ अब भी आते हैं, बरसों तक उनमें राजकुमार केसवानी साहब कॉलम लिखा करते थे, आपस की बात, जिसमें अंत में लिखते थे जय जय, है ना। तो उनका लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूं। मैं समझता हूं वे बहुत प्रामाणिक व्यक्ति रहे हैं, बड़े रोचक ढंग से, तथ्यात्मक रूप से और किस्सा गोई के हिसाब से भी प्रामाणिक व्यक्ति रहे। मैं उनके यहाँ से उद्धृत कर रहा हूं, मैं सोर्स भी बता दिया है। प्रेम रोग फिल्म के वक्त में बैठे तो वहां एक तो 2 बातें हुई थी, दूसरी बात को प्राय उल्लेखित नहीं किया जा रहा, मैं दूसरी बात को पहले बोल देता हूं। अनवर को उस फिल्म में गानों के लिए लिया गया। अनवर अच्छा नाम बनने की कोशिश में थे, अच्छा गा रहे थे, एलपी ने भी गवाया उन्हें, और एलपी ने एक तरह से प्रमोट किया। तो लेकिन हुआ क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अनवर ने 15,000 रुपये हर गाने के मांग लिए, 15,000 25,000, लेकिन वो उतने ही रुपए थे जितना लता जी को मिलते थे। अब आप सोचिए, लता मंगेशकर को जितने रुपए मिलते, शायद 15,000 या 25,000 एक गाने के, अनवर ने उतने रुपए मांगे। तो आरके साहब का, राज कपूर जी का बिदकना स्वाभाविक था ना। अभी उगे नहीं हो, ढंग के गाने इतने हिट नहीं हुए हैं कि तुम्हें ऐसे करें। तो फिर एक तो अच्छा हुआ क्या कि फिर एलपी की कुछ दूसरी फिल्मों में अनवर गा रहे थे, ये इश्क नहीं आसान, नसीब वगैरह में वो गा रहे थे, और बड़े बड़े बैनर थे साहब, छोटे भी नहीं थे, है ना। तो एक तो थोड़ा सा कहीं राज कपूर को वो लगा कि भाई जब मैं आपके साथ यहाँ काम कर रहा हूँ और इस आदमी ने मेरा दिल दुखाया, एक तरह से मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और तो अब आपको इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। वो खैर एक उनका आग्रह जैसा रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी वो प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना मुझे पता, ये प्रेम रोग में अनवर का गाना है, इस गाने ने गड़बड़ कर दी। राज कपूर को जब ये हुआ कि सब अनवर ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं गवाएंगे, सुरेश वाडेकर को लाओ। मैं सुरेश वाडेकर को, सोनू निगम को सूखी आवाजें मानता हूँ, ठीक है, गाने उठे और बात। तो हुआ क्या कि फिर एलपी ने जिद की कि वो गाना रखा जाए फिल्म में, वो प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना मुझे पता, अनवर का। और राज कपूर इसके हक में नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने खैर जो भी हो माना। एक तो ये राज कपूर को चुभ गई कि जब जो मैं काम नहीं करना था, आरके फिल्म्स में वो काम नहीं होगा जो राज कपूर नहीं चाहता। आरके फिल्म्स को हर एक बैनर में आदमी को अपना अधिकार, लेकिन इससे बड़ा कारण मैं हूं प्रेम रोगी, ये जो गाना है, इस गाने के बहुत शुरू में बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे तो 1 सेकंड का पॉज आ जाता है। मैं पॉज भी नहीं कहूंगा, वैक्यूम आ जाता है, म्यूजिक कट जाता है। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तो पता चलेगा। हो सकता है वो आपको जो फिल्म के बाहर ट्रैक मिलते हैं उनमें है कि नहीं है, फिल्म वाले मिल जाएगा। गाना हो गया, गाना होने के बाद
होते समय इस पर ध्यान किसी का नहीं गया। वो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी ना, तब तो सारे साजिंदे बैठते थे। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल शुरू में इंटरल्यूड की बात, प्रील्यूड की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल शुद्ध प्रील्यूड, और उसका भी शुरुआती गाना रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद सुना तो राज कपूर ने कहा एलपी से कि ये आ गया। अब पता नहीं एलपी किस मूड में थे, क्या थे, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अब मैं यहाँ रुक कर जोड़ रहा हूँ, रजिया सुल्तान में एलपी को लिया गया था और एक गाना उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिया था। एक बार वो मिलने गए थे, कमाल अमरोही और एलपी की सीटिंग चल रही थी, तो उनको एक संदेश दिया कि भाई बैठिए, सीटिंग चल रही है। तो एलपी ने बेइज्जत करने के लिए तो नहीं किया, लेकिन सीटिंग लंबी चली और कमाल अमरोही बैठे रहे। कमाल अमरोही उसके बाद उठ के आ गए और निकाल दिया फिल्म से, बोले मैं संगीतकार ही दूसरा लूंगा। तो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हुआ तो बुरा ना कि कमाल अमरोही यार 2-2 घंटे बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो उस समय पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने लक्ष्मीकांत जी ने इस मूड में कह दिया राज कपूर को, नहीं नहीं चलता इतना तो। राज कपूर ने कहा मेरे यहाँ नहीं चल, बोले नहीं ना साहब चल जाएगा इतना, बस वो चीज। उसके बाद से राज कपूर ने फिर जो तय कर लिया कि नहीं, मैं समझौते नहीं करता, मुझे समझौते पर विवश किया गया। तो बस वहां के बाद में लगभग वही समय था, 82 की प्रेम रोग है और 83 की कुली। कुली के बाद में फिर क्या हुआ, मनमोहन देसाई सभी तो हो गए। आप देख लीजिए कितना बड़ा बैनर था। लगभग उसी समय पेंटर बाबू आई, तो क्रांति के बाद मनोज कुमार से भी हो गए। इन सब के पीछे इसी तरीके से गानों के वाक़े हैं कि किस गाने के वक्त किसके साथ क्या हुआ। तो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस थे। ये बात है, और है कि उसके बाद वो प्रोडक्शन हाउस भी हिट नहीं हो पाए। राज कपूर का जादू तो चला। तो वो जो राज कपूर साहब और एलपी के प्रेम रोग के बाद अलगाव, सही शब्द है, क्योंकि फिर कभी नहीं मिले, मतलब फिल्म करने नहीं मिले। निजी संबंध तो साहब बड़े लोग हैं, बड़े संस्कारों वाले, ये कारण था। राज कपूर और एलपी के अलगाव में कहीं न कहीं एक भूमिका लता मंगेशकर की भी मानी जाती है कि उन्होंने अपने भाई हृदय नाथ मंगेशकर को आगे बढ़ाने के चक्कर में एलपी का पत्ता कट किया था। कितना सच है मुझे नहीं पता। ये एक बात उस दौर में आई थी। उस दौर की मेरी निजी समझ, जो एक समसामयिक होती है ना कि अभी घटनाक्रम चल रहा, अभी की मेरी समझ बहुत कम थी, लेकिन बाद में मैंने पढ़ा, अलग अलग सभी जो सूत्र है उनकी बातें मीडिया में आई और काफी उसका अध्ययन फिर तो खैर मेरी रुचि मैं करता ही हूँ। असल में हृदयनाथ मंगेशकर को प्रमोट करने के लिए लता मंगेशकर, ये बात तो सही है कि कटिबद्ध थी। अब आप देखिए, लेकिन फिल्म, अच्छा चलिए मैं और थोड़ा और पीछे चला जाऊं, लेकिन से भी पीछे चला जाऊं तो यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में हृदयनाथ मंगेशकर को अवसर, जावेद अख्तर ने गाने लिखे, मुझे तुम याद आना और मुझको याद करना तुम, और जिंदगी आ रहा हूं मैं, होली वाला गाना, म्यूजिक अच्छा दिया था। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को राज कपूर खेमे से काटने के लिए, मतलब काटा अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि हृदयनाथ मंगेशकर को राज कपूर ने बतौर अपनी फिल्मों के संगीतकार कभी कंसीडर किया ही नहीं, कभी नहीं किया। एक तो ये होता है ना कि राज कपूर को लगे कि हाँ, यह लता जी ने आरके के यहाँ पर रखा हो पक्ष हृदयनाथ मंगेशकर का, और आरके ने ले लिया हो और लक्ष्मी प्यारे को हटा दिया हो, ऐसा नहीं था ना। क्योंकि प्रेम रोग के बाद में जब बात हो रही थी राम तेरी गंगा मैली की, तो प्रेम रोग के तत्काल बाद ही एक कोई निजी कार्यक्रम था दिल्ली में, और वहाँ वो एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, रविंद्र जैन का वो गाना सुनकर वहीं उन्हें अनुबंधित कर लिया था। उसी पार्टी में वो चेक देकर कि ये 25,000 का चेक है, दादा ये गाना किसी को दिया तो नहीं, तो वहां तो पहले 1 रुपया दिया था शगुन, बोले नहीं दिया, बोले ये गाना मेरा पक्का, मेरी फिल्म में म्यूजिक दे रहे। लेकिन अब रुकिए, हृदयनाथ मंगेशकर का चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया। राज कपूर की अगर वैसी बात होती कि हृदयनाथ मंगेशकर उनकी कंसीडरिंग में है या उनके कंसीडरेशन में है, तो फिर उन्होंने कभी उनके साथ सिटिंग क्यों नहीं की। जबकि आप देखिए कि राज कपूर तो यहाँ छोड़िए, लता जी के यहाँ फकीरा फिल्म के बाद में रविंद्र जैन के साथ लता जी आई नहीं, क्योंकि उन्होंने हेमलता को गवाना शुरू कर दिया। तो लता जी ने तय किया मैं रविंद्र जैन के लिए, दादा के लिए गाऊंगी ही नहीं।
तो अब वो राज कपूर जो कहते थे कि लता के बिना मेरी फिल्में नहीं है और मेरा नाम जो कर्म लता के बिना बनाकर देख चुके, वो राज कपूर रविंद्र जैन को अनुबंधित कर रहे हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं कि लता रविंद्र जैन के साथ नहीं गाती? पता तो था ना, फिर भी किया क्योंकि उनके लिए म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा था। लता जी को रविंद्र जैन ने कहा दीदी मेरे लिए नहीं गाती, बोले आरके के लिए गाती है, गाएंगी और गाए ना, राम तेरी गंगा मैली और हीना। तो वो जो है ना कि हृदयनाथ मंगेशकर को प्रमोट करने के लिए आरके कैंप में लता जी ने एलपी को उनका पत्ता कटवाया, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं और पूरी जिम्मेदारी से बताऊं कि मोहम्मद रफी साहब और लता जी के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संबंधों में कभी कोई किरकिरी किसी भी कारण से आई नहीं, और इन दोनों ने कभी भी कहीं भी एलपी का पत्ता कटवाने जैसा तो छोड़िए, उनका कभी विरोध भी नहीं किया, बल्कि जहां किया समर्थन किया। और जैसे मैंने कहा ना, हम आज रफी साहब का पक्ष भूल रहे हैं या छोड़ रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रफी साहब जो है इनके और लता जी के साथ तो आखिरी वक्त तक एलपी का जो साझेदारी का काम चला। अब आप देखिए ना, प्राय लोग ये कहते हैं 1969 में आराधना के हिट होने के बाद में रफी साहब के सितारे डूब गए, उनसे सब लोगों ने कम गवाए, एलपी हो, आरडी बर्मन हो, उन्होंने सब ने कम गवाए। अब आप देखिए 63 से 69 के बीच में कितने साल हुए? 7 साल, लगभग 2500 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफी साहब से गवाए, ठीक है। और 69 से 80 तक 11 साल, जबकि वो 83-84 तक फिल्में रिलीज होती रही थी। ये बगावत तो 82 में आई थी, जिसमें रफी साहब का गाना मेरे महबूब तुझे सलाम 3-4 साल बाद तक आती रही थी, यहाँ तक कि 3-4 साल बाद, मतलब बहुत लंबी बात होती है। तो 69 से 80 के 11 साल में किशोर कुमार के पराक्रम के बाद तो उन्होंने लगभग 3500 गाने गवाए थे रफी साहब से, यानी कि जो पहले गए उससे भी 1.5 गुना, तो कहाँ कम गवाए। तो रफी साहब, अब जबकि देखिए वो किशोर कुमार का एरा था, ये भी ध्यान रखिए, तो एलपी ने किशोर कुमार के एरा में वो देखिए फिल्में उन्होंने एक तरफ किशोर कुमार से गवाए हैं, महबूब की मेहंदी, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। आप अगर एक तरफ ये देखते हैं तो बड़े बेवफा ये हुस्न वाले, वो भी आपको मिलते हैं। आपको अमर अकबर इन तीनों में किशोर कुमार मिलते हैं, तो आप ये भी तो देखिए रफी साहब मिलते हैं। अरे गजब कहाँ हो जाता है कि मनोज कुमार की क्रांति में एक क्रांति होते होते रहेगी, क्योंकि मुकेश जी जिंदा नहीं थे, लेकिन वहाँ रफी साहब है, किशोर साहब है, लता जी है और नितिन मुकेश है। अब आप देखिए कि वहाँ दिलीप कुमार के गाने के लिए मनोज कुमार ने तो कहा था महेंद्र कपूर साहब को, क्योंकि मनोज कुमार की मुकेश के अलावा आवाज कौन? महेंद्र कपूर। लेकिन उस गाने में मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये गाना, ये जो भाग है दिलीप कुमार साहब के लिए, तो उन्होंने रफी साहब से कहा, और पूरे उस फिल्म का एक इतना सा हिस्सा उन्होंने गाया। अब ध्यान ये भी दीजिए कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है जिन्होंने लता जी से जितने, उनके यहाँ महिला गायकों में सबसे ज्यादा लता जी ने गाए हैं, और पुरुष गायकों में सबसे ज्यादा रफी साहब ने गाए हैं। और ये उस दौर की बात है जिस दौर में कहते हैं कि साहब इन्होंने लता जी से कम गवाए। जैसे एक और बात आती है, वो आती है कि जब 90 के दशक में आते आते, 90 से थोड़ा पहले 80 के उत्तरार्ध में आते आते एक आध मैगजीन ने भी छापा था कि लता जी और आशा जी से जो है, आशा जी को किनारे कर दे, लता जी से एलपी कट गए, इन्होंने नई गायिकाओं को गवाना शुरू कर दिया। वो तो 78 से गवा रहे थे, वो तो 78 से ही गवा रहे थे अनुराधा पौडवाल को, उसके बाद अलका याग्निक को मौका दिया। लेकिन वो कब देते थे ये भी ध्यान दीजिएगा, ये है कि जब लता जी विदेश दौरे पर होती थी और उपलब्ध नहीं है और निर्माता को गाना चाहिए, तो अच्छा बीच में कभी कभी कहते दीदी आपका तो है ही है, देखिए थोड़ा सा इनको भी गवा दे। अब आप हीरो फिल्म के 2 गाने पैरेलल रखिए, तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है, एक ये गाना कौन है? अनुराधा पौडवाल। और दूसरा गाना प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कौन है? लता जी है, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसके अलावा मुझे तुमसे कितने गले गिले राम लखन और लेकिन ओ राम जी बड़ा दुख दीना, तो वो थोड़ा सा इसरार करके नई गायिकाओं के लिए गानों के अवसर निकाल लेते थे। एक तो ये कारण, दूसरा वो जब कार्यक्रम के लिए विदेश होती। और कभी कभी ये भी हुआ है कि जैसे फिल्म थी प्यार झुकता नहीं, केसी बोकाड़िया साहब वाली, SH बिहारी के गाने थे, तो उन गानों में अब आप देखिए गाना आता है जिसमें 3 आवाजें हैं, एक तो सिर्फ 2 पंक्ति, हजारों आंधी आए हजारों, ऐसे करके अनुराधा पौडवाल 2 लाइनें गाती हैं। फिर शब्बीर कुमार गाते हैं तुझे अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। फिर कंटिन्यूटी में वर्डिंग है, शब्दावली चलती है और लता जी पूरा पोर्शन गाती है
मोहब्बत हो गई है कि जिन्हें वो मोहब्बत का अंजाम कब सोचते हैं ये। अब आप देखिए ये जो पूरा गाना है ना, असल में गाना पूरा डब था, मतलब ये पहले अनुराधा पौडवाल से गवाया गया, लेकिन उसके बाद में क्योंकि उन्होंने गवाते समय तय किया था कि फाइनली ये लता जी डब करेंगी, तो लता जी ने वो किया, लेकिन अनुराधा पौडवाल की आवाज में 2 लाइनें वो चाहती तो वो भी तो हटवा सकती थी ना, नहीं। आपको याद होगा एक टी सीरीज वालों की मैगजीन आती थी प्रिया, ग्लेज्ड पेपर में 90 के दशक में, और बड़ा अफसोस होता है कि उस मैगजीन में अनुराधा पौडवाल ने एक बार तो ये दावा कर दिया था कि एलपी को मैंने बनाया है, मतलब मेरे गानों से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बने हैं। और वो गुलशन कुमार की मैगजीन ने एक मुहिम छेड़ दी थी लता जी के विरुद्ध, क्योंकि वो पता नहीं जो भी हो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, लेकिन अगर कोई ये कह सकता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मैंने बनाया है तो मात्र 2 लोग, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, इनके अलावा कोई नहीं कह, इन्होंने बनाया है। इसीलिए आप देखिए कि लता जी के लिए अंतिम समय तक अपने करियर के आखिरी गाना जो कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, वहां तक वे लता जी के लिए बहुत समर्पित रहे। उसके बाद गाने नहीं किए, लेकिन और रफी साहब की तो आखिरी रिकॉर्डिंग भी है भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ, वो 4 पंक्तियां जी ओम प्रकाश की आसपास की, जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी प्रेम चोपड़ा की फिल्म तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, और महकी महकी फजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। तो ये 2 अद्भुत लोग थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जितने भी गाने उन्होंने बनाए हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो आपको लगता है दूसरे संगीतकार नहीं बना सकते थे? देखिए ऐसा होता है कि सभी जितने भी हिंदी सिनेमा के संगीतकार हैं उनके प्रति पूरी श्रद्धा और पूरा उन्हें आदर देते हुए ये कहना चाहूंगा कि एक तो गाना यही जो मैंने बता दिया कि जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, एक तो गाना यही है। इस गाने को मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, अगर किसी को ये देखना हो, जांचना हो कि मैं कितना बड़ा हिंदी सिनेमा का संगीतकार हूँ, तनिक वैसा कोई गाना कंपोज करके बता दे, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए 1 2 3 4, अब आप कहेंगे सीधे 1 2 3 4 पर 1988-89 में आ गए, वो वर्ष के कैलेंडर के हिसाब से नहीं, मैं गानों की बात कर रहा हूँ, इसमें जो ताल है। अच्छा चलिए शुरू से चलते हैं तो शुरू वालों, जैसे मैंने कहा था कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, अब ये इसके अलावा मिलल फिल्म में जो टाइटल सॉन्ग है, जो टुकड़ों टुकड़ों में जो अलग अलग जन्म दिखाते हैं, इसके साथ ही इसी एल्बम का एक और गाना है राम करे ऐसा हो जाए। ये राम करे ऐसा हो जाए है ना, इसको टच करता हुआ रोशन साहब ने अपनी आखिरी फिल्म में बनाया था, और वो था ओहरे ताल मिले नदी के जल में। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो 70 के दशक में आ जाइए आप, और 70 के दशक में, ये थोड़ा उससे पहले भी जी ओम प्रकाश की शक्ति सामंत की फिल्म में एक गाना है आया सावन झूम के। इसके अलावा राज खोसला की फिल्म मेरा गांव मेरा देश के गाने हैं, ठीक है। फिर आप आन मिलो सजना में आएंगे, आप अगर उधर चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत लाजवाब है। असल में अब मैं जिस गाने का जिक्र करने जा रहा हूँ उसका फिल्मांकन भी डायरेक्टर ने इतनी मेहनत से किया है कि वो म्यूजिक बनाने के लिहाज से भी नहीं, कम से कम वो फिल्माने के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती। और उस फिल्म के 2 गाने, एक का जिक्र मैं कर चुका, वो क्या था, वो था जीवन चलने का नाम। अब इस गाने में दिन के 24 घंटे के जितने प्रहर आते हैं, सूर्य के, चंद्रमा के, सुबह के, शाम के, उसके हिसाब से संगीत, और एक पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब ये जो गाना है, इस गाने की म्यूजिक पीस के हिसाब से देखा जाए तो हर पीस बताता है कि अब क्या फिल्माना है, सीन क्या आएगा, दिखाना क्या है पर्दे पर। बड़ा कठिन काम है। आप उस जो डायरेक्टर है, जो लेखक है, उसकी पूरी की पूरी परिकल्पना को इंटरल्यूड से, प्रील्यूड से, पोस्टल्यूड से, यानी कि म्यूजिक पीसेज से बना रहे हैं। भाई धुन तो देखिए गजब की, ऐसा है धुनें तो और भी संगीतकारों की अच्छी मिलेंगी आपको, लेकिन धुन के जितना ही पावरफुल संगीत हो। अब आप यहाँ से चलिए, हटिए, आप एक दूर जाइए और एक फिल्म आती है अपनापन, बड़ा सरल सा गाना लगता है, ऐसा लगता है इतना सरल, आदमी मुसाफिर है, आता और जाता। आप इसका संगीत सुनिए, सुनते समय आपको लगेगा कि एक फिलोसॉफिकल बात आने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चलेंगे तो बॉबी फिल्म को मैं इतना उत्कृष्ट नहीं मानता संगीत के
लिहाज से इतनी बड़ी उत्कृष्ट नहीं मानता। लेकिन यहाँ मैं क्रांति फिल्म, चलिए रोटी कपड़ा और मकान की पहले बात कर लेते हैं। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म क्या है? इस फिल्म का जो सबसे बढ़िया, मतलब मैं कहता हूँ बाप दादा गाना है गानों का, सारे गाने बहुत अच्छे एल्बम में, लेकिन वो गाना है महंगाई मार गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ क्या होता है, वो ये इतने महान क्यों है, चुनिंदा गानों में बात कर रहा हूँ, इनके एक एक गाने में आपको 3-3, 4-4 गानों का आनंद मिलेगा। आप स्थाई सुनेंगे तो आपको एक गाना अलग मिलेगा, आप अंतरा सुनेंगे तो एक गाना अलग मिलेगा, आप फिर दूसरा अंतरा सुनेंगे तो उसमें फिर गाने ऐसे लगता है कोई और धुन है। इस तरीके से आप उसे देखिए और तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो उसमें अजीज नांझा को भी लिया है, मुकेश जी को भी। अब देखिए मनोज कुमार साहब इंजीनियर है, बिल्डिंग का काम चल रहा है, कैसे वक्त में आके दिल को दिल की लगी बीमारी, महंगाई के दौर में हो गई महंगी यार की, ये टुकड़ा अलग है। अजीज नांझा का प्रेमनाथ को जो है आटा दाल वाला वो अलग है। तो इसमें फिर मौसमी चटर्जी का टुकड़ा वहां अलग रखा हुआ, यानी कि एक गाना कितनी जगह पर कितने लोगों को, ये वाइड कवरेज जो है ना, क्या करें, वाइड कवरेज, इतनी विस्तृत कवरेज ये कितने म्यूजिक डायरेक्टरों के पास है, नहीं मिलेगी भाई आपको। अच्छा अब आप चलिए आप बदल दीजिए, आप सुभाष घई के यहाँ आइए। सुभाष घई आपको हम किसी से कम नहीं, मैं आर.डी. बर्मन के 4-5 गानों का, नासिर हुसैन के वो ट्रैक मिलता है, तुम क्या जानो, मोहब्बत क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप जब कर्ज फिल्म में आएंगे तो कर्ज फिल्म में आप देखिए ना, एक गाना है जिसमें फिल्म का नाम एक हसीना थी एक दीवाना। मैं ओम शांति ओम की बात नहीं कर रहा, मैं इस पे भी नहीं जा रहा कि ये दोनों गाने जो हैं ये कहाँ से प्रेरित है। देखिए प्रेरणा अलग है, प्रेरणा तो है, लेकिन एक हसीना थी एक दीवाना था, ये जो पूरी कथा इस गाने में, क्या इस गाने को सुनते समय ऐसा नहीं लगता कि 4-5 गाने हम इकट्ठे ही उनका म्यूजिक सुन लिए हैं? ये कहाँ से आता है? अच्छा ये फिर देखिए इतने तूफान के बाद दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। ध्यान रखिएगा 2 गाने ऐसे लिखे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, एक जावेद अख्तर ने और एक लिखा आनंद बख्शी ने। लगता है मीटर है कि किलोमीटर है, सड़क है चलती जा रही है। एक तो यही दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, अभी तुक तो मिलती है पहले, लेकिन इसके बाद जो अंतरों में देखिए चलते ही जा रहे हैं। मगर कितना खूबसूरती से उसको पिरोया कि रफी साहब का एक ही गाना है, अमर हो गया ना। उस तरीके से आइए तेजाब फिल्म में, रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए, रात आई तो फिर हम जैसे आवारा निकले राहों में और खो गए, इस गली उस गली इस डगर उस डगर जाए कहाँ ढूंढे किसको। ये क्या है, ये क्या गाना लिखा है? ऐसे लगता है कि जावेद अख्तर इसको कहीं तोड़ना भूल गए लंबा, लेकिन गजब है, कमाल किसका है। तो ये अब आप उत्सव में आइए, साँझ डले गगन टले छोड़िए वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मन क्यों बहका रे बहका वो भी आता है। तो सुर संगम राजन साजन मिश्रा जी से गवाना, पहली बात तो गाना कंपोजिशन उनके कद के हिसाब से हो, ठीक है ना। दूसरा फिर वहां जो गाने लिखे गए हैं वो तो हैं ही, लक्ष्मी प्यारे के संगीत में वहां विविधता देखिए। तो दोनों फिल्में, अच्छा इनमें अब एक एक गाना क्या लो, चलिए ले लेता हूं, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, जरा कोई गा कर दिखाए, क्या गाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उनका जादू बाद तक चलता है। 80 के दशक की, बस मैं एक आध और उदाहरण, 80 के दशक में जो मार धाड़ वाली फिल्में चलती थी, उन मार धाड़ वाली फिल्मों में भी आप देखिए ना, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। फिल्म का नाम बताऊंगा, आजाद वतन के रखवाले या फिर आजाद देश के गुलाम, इनमें से कोई है एक फिल्म है। तो लगेगा ये कौन सी फिल्म है, देखेंगे तो माथा दुखेगा, लेकिन गाना, अब इस गाने को सुनिए, आपको एक अलग एरा में ले जाता है। सारे शिकवे, इसकी रिदम संगीत, और तेरी डफली बजी जहां मैं पागल हुई वहां, ये देखिए। और तो और छोड़िए, अलका याग्निक के उछलते गाने आउटडोर गानों के नाम पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा याद आता है सबको, और वो 1 2 3 4 5 6 वाला है ना। लेकिन रुकिए, इससे पहले कुदरत का कानून में केसी बोकाड़िया साहब के यहाँ लक्ष्मी प्यारे एक बहुत बढ़िया, उस पर ध्यान नहीं जाता है, दे चुके हैं।
मुखड़ा चांद का टुकड़ा समीर साहब का लिखा है भाई। मुखड़ा चांद का टुकड़ा मेरे नैन शराब के प्याले, जब जहां देखे मुझे मर जाए दिल वाले। कभी सुन के देखिए, मेरा दावा है आप अकेले बैठे हैं तो आपकी टांगे थिरकने लगेगी, अपने आप ही, कांपने नहीं, थिरकने खुद ही लगेगी। और समूह में है तो छुपाते छुपाते भी थिरकेंगे बैठे बैठे। ये जादू है ना, इस जादू को कहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और ये जादू जब सौदागर में आता है तो सारी कंपोजिशन छोड़िए, सामान्य शब्द है आई लव यू, ILU, इसको उन्होंने इलू शब्द दे दिया। अब एक साधारण सी बात है, इलू क्या इस पे गाना, लेकिन जो रिदम दी, जो उन्होंने गाने दिए, मैंने कहा ना रिदम सेक्शन बहुत कसम। तो अच्छा, उसमें दादा पोते का एंगल डाल दिया, प्रेमी प्रेमिका का डाल दिया, है ना, संतान का और उसका डाल, ये कितने एंगल हो गए। उसमें जो अनुपम खेर का रोल है बाबा वाला, वो भी डाल दिया, मतलब फिलोसफिकल भी डाल दिया। ये खूबसूरती लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ मिलेगी। असल में इसको सिर्फ लव सॉन्ग भी तो बना सकते थे, इलू इलू आई लव यू, एक लव सॉन्ग नहीं, फिलोसफिकल, दादा पोते का रिश्ता, और ये लव सॉन्ग भी हो गया। अब आप देखिए उसका रिदम सेक्शन याद कीजिए, पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साथ, और डिंग डोंग, इन दोनों गानों को रखिए, ये एक ही सिचुएशन के गाने हैं, डिंग डोंग वो भी। और बात खत्म करूंगा एक गाने से, उसका जिक्र करने से, और वो ये है रेशमा जी। रेशमा जी से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बॉबी में वो गाना भी गवाना चाहते थे, टूट के दिल के टुकड़े हो गए है, आंखियों को रहने दे आंखियों के आसपास। खैर किसी कारण से नहीं गवा पाए, लेकिन फिर हीरो फिल्म में गाना देखिए लंबी जुदाई, और उसका बांसुरी का पीस याद कर लीजिए। हिंदी सिनेमा में जो अमर बांसुरी के पीस है उनमें वो है और वो है। और चलिए एक बात और, बीन का अमर पीस जो है वो एक पुरानी नागिन फिल्म हेमंत दा वाली तो है, लेकिन नगीना फिल्म वाला जितना लंबा और पूरे गाने में बार बार बीन का पीस आता है, ये अपने आप में अद्भुत है। तो मैं तो ये कहता हूँ हिंदी सिनेमा पर बहुत बड़ा एहसान है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का। ये प्रतिनिधि चेहरा है, और AR रहमान से लेकर जितने भी आ रहे हैं इन लोगों को LP के संगीत को 4 साल अध्ययन करना चाहिए, तो शऊर सीखेंगे कि हिंदी सिनेमा का प्रतिनिधि संगीत कैसे दिया जाता है। दत्त कुमार गणेश जी, फिल्म संगम चैनल पर बात करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम।